ऑर्डर 10, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। इस ऑर्डर के टोटल 4 रूल हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, असेटमेंट ऑफ वेदर एलिगेशन एंड प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड। सो सब रूल 1 बेसिकली टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो प्लीडिंग में इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो एलिगेशन लगाए गए हैं, वो जो एलिगेशन एडमिट कर लिए जाते हैं या और जो डिनाई किए जाते हैं, उनका जो है वो कोर्ट ने अंदाज़ा लगाना है, सर्टेन करना है कि आया जो प्लीडिंग में जो भी एलिगेशन लगे हैं, यानी प्लेंट में, रिटन स्टेटमेंट में, प्लेंटिव डिफेंडेंट एक दूसरे के केस जो भी एलिगेशन लगाए हैं, उनमें से कौन से एलिगेशन को एडमिट कर रहे हैं और कौन से एलिगेशन को वो डिनाई कर रहे हैं। ये कोर्ट की ऑब्लिगेशन है कि उसने इन फैक्ट्स को इन एडमिटेड और डिनाइड एलिगेशंस की असेटमेंट करनी होती है। सो रूल 1 क्या कहता है, करें एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट शेल असर्टेन फ्रॉम ईच पार्टी और हिज प्लीडर whether he admit or deny such allegation of fact as are made in the plaint or written statement if any of the opposite party। वो कह रहे हैं कि पहली पेशी पर, फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट पर कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि उसने ये मेक श्योर करना है कि जो अपोजिट पार्टी ने अपनी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के अंदर एलिगेशन लगाए हैं दूसरी पार्टी पर, क्या वो दूसरी पार्टी या उनका वकील उन एलिगेशन को एडमिट कर रही हैं या डिनाई कर रही हैं। And as are not expressively or by necessary implication admitted or denied by the party against whom they are made, the court shall record such admission and denial। यानी ये admission और denial of the allegation जो है वो expressively तौर पर भी हो सकता है और necessary implication मतलब impliedly तौर पर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वो by word या by written expressively वे में ना इन चीज़ों को इनकार कर रही हूँ ना मान रही हूँ। बहरहाल ये एडमिशन जो है, ये एडमिशन और डिनाइल जो है बेसिकली एक्सप्रेसिव हो या इम्प्लॉयडली, कोर्ट ने जो है वो फर्स्ट हियरिंग पे ही इस चीज़ को सर्टेन करना है और फिर उसके बाद इन एडमिशन और डिनाई को रिकॉर्ड भी करना है। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि कोर्ट ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, तो कोर्ट ने बेसिकली, और ट्रायल तब स्टार्ट होना है जब फ्रेमिंग ऑफ इशू हो जाएगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू उसी फैक्ट्स के ऊपर होगी जो कि पार्टीज़ एडमिटेड नहीं कर रही होंगी। जो वो एडमिट कर रही होंगी उस पर तो उनका कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा। तो इसीलिए कोर्ट के ऊपर ये कह रहे हैं कि ऑब्लिगेशन है कि उसने पहली पेशी पर ही दोनों पार्टी से ये फाइंड आउट करने की फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ये देखना है कि जो इनकी ऑपोजिट पार्टी ने इनके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया है अपनी प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में, अपनी प्लीडिंग में, यानी ये उन एलिगेशन को एडमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। ये एडमिशन एक्सप्रेसिवली तौर पर भी हो सकता है, ये एडमिशन डिनाई एक्सप्रेसिवली तौर पर भी हो सकता है और इम्प्लाइडली तौर पर भी हो सकता है। क्यों कोर्ट ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसने, अगर तो फैक्ट एडमिटेड हैं इसका मतलब पार्टीज़ के दरमियान कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, फ्रेमिंग ऑफ इशू करने की ज़रूरत ही नहीं, ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो वो डिनाई करें इसका मतलब उनका उसकी फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट है, तो उससे ही वो फ्रेमिंग ऑफ इशू बना देगा। ये रीज़न है बेसिकली कि वो क्यों असर्टेन कर रहा है कोर्ट पहली पेशी पे पार्टी से कि वो इन एलिगेशन को मान भी रहे हैं नहीं मान रहे। सेटलमेंट के पीछे वजह ये है। नेक्स्ट है रूल 1A, वो कह रहे हैं द कोर्ट में अडॉप्ट एनी लॉफुल प्रोसीजर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। कोर्ट जो है वो कोई भी लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, बट वो प्रोसीजर इस कोर्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। वो कौन सा लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, वो आगे ये 3 बताए गए हैं, लाइक कंडक्ट प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग एंड इशू ऑर्डर फॉर एक्सपीडियस प्रोसेसिंग ऑफ द केस। मतलब कोई भी प्रीलिमिनरी प्रोसीडिंग कर सकता है। एक तो नॉर्मल प्रोसीडिंग बाद में होगी ना, वो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग से अलावा प्रीलिमिनरी कोई पहले प्रोसीडिंग कर सकता है या कोई ऑर्डर इशू कर सकता है। पर्पस उस ऑर्डर का क्या हो कि केस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हो सके, उसके लिए कोई प्रोसीडिंग कर सकता है, कोई ऑर्डर इशू कर सकता है। और नेक्स्ट है कि वो पार्टीज़ की कंसेंट के साथ, इशू विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ की कंसेंट के साथ कमीशन को इशू कर सकता है। अंडर सेक्शन 75 ऑफ सीपीसी कमीशन इशू किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए कमीशन इशू कर सकता है, टू एग्जामिन विटनेस, एडमिट डॉक्यूमेंट एंड टेक अदर स्टेप फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल। मतलब वो पार्टीज़ की कंसेंट के साथ कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है, किस पर्पज़ के लिए, गवाहों की एग्जामिनेशन के लिए, किसी डॉक्यूमेंट्स की एडमिशन के लिए या कोई दूसरे स्टेप्स लेने के लिए जो कि ट्रायल के पर्पज़ के लिए उसे लगता है ज़रूरी है। पॉइंट 3, यानी कोर्ट कौन सा किस और चीज़ के हवाले से कोर्ट लॉफुल प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकता है, अडॉप्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज एनी अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंक्लूडिंग मेडिएशन कंसिलेशन और एनी अदर सच मीन्स। यानी कोर्ट अगर चाहे तो वो पार्टीज़ की कंसेंट के साथ कोई भी अल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी एडीआर का मेथड अडॉप्ट कर सकता है। और उस एडीआर के मेथड में कौन कौन सा मेथड है, मतलब कौन सा वर्ड अडॉप्ट कर सकता है, उसमें मेडिएशन कंसिलेशन और कोई दूसरा मूड शामिल हो सकता है। अब ये मेडिएशन कंसिलेशन क्या है, सेक्शन 89A ऑफ सीपीसी की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रूल 2 वगैरह, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी। सो रूल 1 में बेसिकली कहा गया कि पहली पेशी पे उसने
पार्टी को और उनके वकीलों को एग्जामिन करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो इन पे इनकी अपोजिट पार्टी ने अपनी प्लीडिंग के अंदर एलिगेशन लगाया है उसे मान या रहे हैं या नहीं मान रहे। दूसरा रूल ये कहता है कि अब इन्होंने पार्टी की एग्जामिनेशन करनी है और कंपेनियन ऑफ पार्टी में से ऐसे कोई गवाह वगैरह उनकी एग्जामिनेशन भी कोर्ट कर सकता है। सो रूल 2 क्या कहता है कि एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, मतलब पहली पेशी पे, और एट एनी सब्सिक्वेंट हियरिंग, या हो सकता है कि पहली पेशी के बाद जब दूसरी पेशी पड़ जाती है उसके बाद जो है फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, उसके बाद कोई भी हियरिंग हो रही है सुनवाई वगैरह कोर्ट की, उसमें किसी भी स्टेज के ऊपर क्या हो सकता है, एनी पार्टी अपेयरिंग इन पर्सन और प्रेजेंट इन कोर्ट और एनी पर्सन एबल टू आंसर एनी मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट बाय whom such party or its pleader is accompanied। मतलब वो कह रहे हैं कि कोई पार्टी जो कि कोर्ट में मौजूद है या पर्सनली मौजूद आई है कोर्ट में, या कोई पर्सन जो कि क्वेश्चन को सूट से जो मटीरियल क्वेश्चन यानी अहम मामलात हैं उनसे रिलेटेड वो आंसर दे सकता है, जैसे कि कोई गवाह वगैरह, वो किस तरह आ रहा है, वो पार्टी के साथ आ रहा है या वकील के साथ आ रहा है। देन शेल बी एग्जामिन्ड ओरली बाय द कोर्ट। तो कह रहे हैं इस पर्सन को जो कि कोर्ट में मौजूद है, वो बंदा जो कि गवाह या पार्टी के साथ आ रहा है और केस के अहम मामलात से मटीरियल क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स के बारे में आंसर दे सकता है, जब पता है तो इन बंदों की जो है वो ओरली एग्जामिनेशन होगी कोर्ट के अंदर। एंड द कोर्ट में इफ थिंक फिट पुट इन द कोर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन क्वेश्चन सजेस्टेड बाय आइदर पार्टी। अब इसमें अपोजिट पार्टी का बात लिखी हुई, इसका मतलब ये कि अपनी जिस पार्टी का वो गवाह है वो पार्टी भी कोई क्वेश्चन अगर सजेस्ट करती है या फिर अपोजिट पार्टी जिसका वो नहीं है वो कोई क्वेश्चन सजेस्ट करती है, तो कोर्ट उस एग्जामिनेशन के दौरान उससे वो सजेस्टेड क्वेश्चन भी पूछ सकती है, खुद भी एग्जामिनेशन कर सकती है तो किसी भी पार्टी के सजेस्टेड क्वेश्चन भी पूछ सकती है। रूल 3 सजेस्ट सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटन बाय द जज एंड शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। यानी ओरल एग्जामिनेशन जो रूल 2 के तहत हो गई, उस एग्जामिनेशन में जो अहम बातें कोर्ट ने निकाली थी उसका सब्सटेंस जो है वो कोर्ट रिटन फॉर्म में लेकर आएगा और उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना देगा, मतलब केस की प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड का हिस्सा बना देगा। नेक्स्ट है रूल 4 जो कि लास्ट है, वगैरह कंसिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर वेयर द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी हु पेयर बाय अ प्लीडर और एनी सच पर्सन अकम्पेनिंग अ प्लीडर एज इट रेफर्ड इन रूल 2। मतलब कि अगर तो कोई प्लीडर ही किसी प्लीडर की तरफ से कोर्ट में आ रहा है वो वकील के साथ ही, और या कोई दूसरा पर्सन जो कि वकील के साथ ही आ रहा है जो कि रूल 2 में बताया गया था, और वो दूसरा पर्सन कौन था, जिसे केस के मटीरियल क्वेश्चन के बारे में वो आंसर दे सकता था, मतलब गवाह वगैरह, गवाह के तौर पे कोई वकील पेश हो रहा है वकील के साथ या कोई आम आदमी पेश हो रहा है वकील के साथ। तो अब इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो बंदा, वो प्लीडर, वो पर्सन रिफ्यूज़ और इज़ अनएबल टू आंसर एनी मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू अ सूट। ऑफकोर्स को सूट से रिलेटेड कोई अहम मामला है, उससे रिलेटेड जो अहम क्वेश्चन है वो आंसर नहीं दे रहे, या तो वो देने के काबिल ही नहीं है, अनएबल है, या फिर वो मना कर देते, रिफ्यूज़ कर रहे थे। विच द कोर्ट इज ओपिनियन दैट द पार्टी होम ही रिप्रेजेंट और टू आंसर। जो कोई कोर्ट के ओपिनियन के लिहाज से जिस पार्टी की जो ये जिसे रिप्रेजेंट करने में जिसका गवाह है ना, तो ये आंसर दे देना चाहिए था। एंड इज लाइकली टू बी एबल, कोर्ट को तो यही लगता है, इज लाइकली टू एबल आंसर इफ इंटेरोगेटेड इन पर्सन। और अगर इनकी पर्सनली इंटेरोगेशन इनकी होती तो इस सिचुएशन में कोर्ट को लगता है ये आंसर दे सकते थे। देन कोर्ट क्या करेगा, द कोर्ट में पोस्टपोन द हेयरिंग ऑफ द सूट टू अ फ्यूचर डे। तो कोर्ट जो है वो पेशी मुलतवी कर देगा सूट की किसी फ्यूचर डे पे, और डायरेक्शन देगा कि इस पार्टी ने अब इस फलां डेट पे, यानी जो पोस्टपोन जिस डेट पे कर रहा है उस डेट पे कोर्ट के सामने पेश होना है पर्सनली, मतलब इसने बुझाते खुद आना है। इफ सच पार्टी, सब रूल 2, इफ सच पार्टी फेयर विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज टू अपेयर इन पर्सन ऑन द डे सो अपॉइंटेड। अब जिस डेट पे अगली पेशी पड़ी थी उस डेट पे बगैर किसी वैलिड एक्सक्यूज़ के, लॉफुल एक्सक्यूज़ के बंदा हाजिर नहीं होता, फिर टू अपेयर हो जाता है, मतलब नहीं आ पाता। द कोर्ट में प्रोनाउंस अ जजमेंट अगेंस्ट हिम। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, अब दो काम कोर्ट कर सकती है, पहला तो इस बंदे के अगेंस्ट जजमेंट पास कर सकती है, दूसरा ये और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सूट एट सिक फिट, या कोई जो ऑर्डर से बेहतर लगता है वो पास कर दे। हो सकता है कोर्ट को खुद ही आगे नेक्स्ट डे ऑफ हेयरिंग कर दे, वो ऑर्डर पास कर दे, क्योंकि कोई भी ऑर्डर जो उसे बेहतर लगे वो कोर्ट कर सकती है। हो सकता है नेक्स्ट हेयरिंग कर दे, पोस्टपोन कर दे, एडजेंट कर दे, और से कोई जुर्माना भरने का कहते हैं कि आपने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया, ये भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। यानी कोई भी ऑर्डर जो उसे बेहतर लगे उसमें ये ऑर्डर कर सकती है, या फिर कोर्ट ये भी कर सकती है कि ना आने की बेस पे वो फर्स्ट बेस पे ही कोई उसके ऊपर रहमदिली दिखाए बगैर इसके अगेंस्ट जजमेंट अनाउंस कर देगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर 10 था।